नमस्कार दोस्तों, स्टडी इम्पल्स में आप सभी का स्वागत है। कल हमने सेल के बारे में, कोशिका के बारे में शुरुआत की थी। उसके बाद में आगे हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने लास्ट टाइम पर पढ़ा था, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में आज हम शुरुआत करते हैं, कोशिका के बारे में कुछ की पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे पहले है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका, तो संसार के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। शुतुरमुर्ग पक्षी होगा जो विश्व के अंदर सबसे बड़ा पक्षी है। तो विश्व के अंदर अगर सबसे बड़ा पक्षी पूछा जाए तो कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग होता है। और सबसे छोटा पक्षी अगर पूछा जाए तो कौन सा होता है? हमिंग बर्ड होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जो अंडा होता है, इसका जो बाह्य खोल होता है, जिसको हम एग सेल कहते हैं, एग सेल कहते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है। तो जो अंडे का जो बाह्य खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है। और जो अंदर होता है अंडे के अंदर, उसको योक कहते हैं। क्या कहा जाता है? योक कहा जाता है। अगर योक के कलर की बात करें तो वो कैसा कलर होता है? येलो कलर होता है। उसके अंदर कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। जो योक होता है, इसके अंदर लेस अमाउंट होता है किसका? पानी का। लेस इसके अंदर पानी होता है, वाटर होता है। और इसका अमाउंट किसका होता है? इसके अंदर क्या होती है? प्रोटीन होता है। तो जो अंडे के अंदर पाया जाता है योक जो होता है वो येलो कलर का होता है। उसके अंदर कम मात्रा के अंदर तो पानी होता है और ज्यादा मात्रा के अंदर क्या होता है? उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। और जो एग है, उसकी जो बाह्य खोल जो होता है, एग सेल जो होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिसका फार्मूला CaCO3 होता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं संसार में सबसे छोटी कोशिका के बारे में, अगर हम बात करें, संसार में सबसे छोटी कोशिका, तो वो होती है, एक जीवाणु है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जीवाणु। संसार के अंदर अगर सबसे छोटी कोशिका के बारे में अगर हम बात करते हैं, वो एक जीवाणु की, एक बैक्टीरिया की है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा है। इसको कहा जाता है सबसे छोटी कोशिका के अंदर। आपको एक यहां पर ये भी मिल सकता है कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी मिल सकता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। किसकी कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की होती है। इसी के अन्य नाम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के अन्य नाम क्या होते हैं? एक नाम होता है इसका PPLO और दूसरा नाम होता है इसका MLO होता है। तो सबसे पहला नाम है इसका PPLO। सबसे पहला नाम कौन सा है इसका? PPLO। PPLO की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होती है। तो अगर आपको कहीं पर माइकोप्लाज्मा ऑप्शन के अंदर न मिले
तो संसार के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? पीपीएलओ होती है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं एमएलओ भी कह सकते हैं, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसको कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में, तो यहां पर ये इमेज माइकोप्लाज्मा की, ये जो इमेज है ये किसकी है? माइकोप्लाज्मा की है। ये जो माइकोप्लाज्मा है ये विश्व के अंदर सबसे छोटी कोशिका है। ये इमेज किसकी है? माइकोप्लाज्मा की है। अब देखो इस माइकोप्लाज्मा के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, 3 लेयर की होती है। इसके अंदर सोलुबल प्रोटीन होता है, इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर राइबोसोम होता है, सोलुबल आरएनए होता है और साइटोप्लाज्मा होता है। साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। और इसके अंदर कभी भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आगे हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो वो यहां से होगी कि इसने यहां पर क्या लिखा है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है यहां पर नोट करके, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो हैं, जो जीवाणु होते हैं, इनके अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर, सभी के अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक इसका क्या है? अपवाद है। तो यहां पर अपवाद की अगर हम बात करते हैं तो अपवाद के अंदर कौन सा लिखेंगे? माइकोप्लाज्मा। कौन सा होगा अपवाद के अंदर? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जीवाणु के अंदर, जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो मैंने आपको एक बात बताई है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं, उन सभी के अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन इसका एक अपवाद है, उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा है। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगर मैं बात करूं सेल वॉल किस किस के अंदर पाई जाती है, अगर हम बात करते हैं जो सेल वॉल है, कोशिका जो भित्ति है, वो किस किस के अंदर पाई जाती है, तो सबसे पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। नंबर 2 आता है ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसको नील हरित शैवाल कहा जाता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो वो प्लांट है, पादप है। 4 नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वो एल्गा है, शैवाल है। और 5 नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वो फंजाई होता है, कवक होता है। इन सभी के अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया है किसके अंदर नहीं पाई जाती, तो यहां पर एक अपवाद है, अपवाद है जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अपवाद कौन सा है? माइकोप्लाज्मा होता है, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा कार
निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, यही बात हमने पढ़ी थी अमीबा के अंदर। यही बात किसके अंदर पढ़ी थी? अमीबा के अंदर। जो अमीबा होता है, अमीबा का भी आकार, अमीबा का भी आकार निश्चित नहीं होता है। जो माइकोप्लाज्मा वो समय के साथ अपना आकार बदलता रहता है, इसी कारण माइकोप्लाज्मा को जोकर कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? जोकर कहा जाता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा का आकार निश्चित नहीं होता है, वह अपना आकार बदलता रहता है। इसीलिए माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? जोकर की संज्ञा दी गई है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ी सेल के बारे में हमने बात कर ली और सबसे छोटी सेल के बारे में हमने बात कर ली है। तो यहां पर एक इमेज है, ये इमेज है लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड, लार्जेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड। ये किसकी है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? सबसे बड़ी कोशिका होता है। और सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है, जिसका नाम पीपीएलओ और एमएलओ होता है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है और एमएलओ की फुल फॉर्म माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका के बारे में, सबसे बड़ी कोशिका होगी, सबसे छोटी कोशिका होगी। तो यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं संसार की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। सबसे छोटी पढ़ ली, सबसे बड़ी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका। जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है, जिसको हम हिंदी के अंदर तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र कहा जाता है न्यूरॉन। जो न्यूरॉन होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन होती है। वहीं पर हम बात कर मानव शरीर के बारे में बात करें, मानव शरीर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर के अंदर कौन सी कोशिका क्या होती है? कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है? मानव शरीर। तो मानव शरीर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका वो होती है आरबीसी। कौन सी होती है? आरबीसी होती है। मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी होती है। यहां पर ये इमेज किसकी है? आरबीसी की है। तो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल होती है। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल होती है। और जो आरबीसी है वो मानव शरीर के अंदर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा संख्या के अंदर कौन सी पाई जाती है? कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो वो कौन सी होती है? आरबीसी सेल होती है मानव ब्लड के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं के अंदर ह्यूमन ब्लड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मानव रक्त के अंदर हम बात करते हैं संख्या के अनुसार, तो संख्या के अनुसार सबसे ज्यादा होती हैं आरबीसी, दूसरे नंबर पर होती हैं प्लेटलेट्स होती हैं और तीसरे नंबर पर क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती हैं। मानव रक्त जो होता है, मानव रुधिर के अंदर सबसे ज्यादा कोशिका कौन सी पाई जाती हैं? तो आरबीसी होती हैं। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स होती हैं और सबसे कम कौन सी होती हैं?
तो WBC सबसे कम पाई जाती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, दूसरी बात लिखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर के अंदर अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो वो होती है WBC। कौन सी होती है? WBC। WBC को कहा जाता है, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? व्हाइट ब्लड सेल होती है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? व्हाइट ब्लड सेल होती है। तो मैंने आपको बताया कि मानव रक्त के अंदर सबसे ज्यादा संख्या के अंदर तो पाई जाती है RBC, दूसरे नंबर पर प्लेटलेट्स और तीसरे नंबर के ऊपर WBC होती है। वहीं पर अगर हम मानव शरीर के अंदर आकार की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? WBC होती है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? RBC होती है। तो आकार के अंदर अगर पूछा जाए तो इस संख्या को जो है ना पलट देंगे, इस संख्या को क्या कर देंगे? वापिस से पलट देंगे। अगर बात करते हैं मानव रक्त के अंदर आकार के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा आकार होता है WBC का, उसके बाद में होता है प्लेटलेट्स का, और सबसे छोटा आकार होता है WBC का। WBC का आकार सबसे छोटा है लेकिन संख्या सबसे ज्यादा होती है। आकार तो क्या है? सबसे छोटा होता है लेकिन संख्या क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है मानव ब्लड के अंदर। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका RBC होती है, सबसे बड़ी कोशिका WBC होती है। उसके बाद में ये इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये इमेज किसकी है? RBC की है। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये इमेज है WBC की। किसकी इमेज है? WBC की इमेज है। ये WBC की इमेज है। WBC की इमेज है। WBC जो है वो 5 प्रकार की होती हैं। WBC जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। मोनोसाइट, एसिनोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल होती हैं। तो WBC जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। उनके बारे में हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं तो मानव शरीर के अंदर गैमेट सेल होती हैं। 2 क्या होती हैं? गैमेट सेल होती हैं। के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गैमेट सेल कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है? सबसे बड़ी गैमेट सेल, तो सबसे बड़ी मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी अगर गैमेट सेल की अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी गैमेट सेल होती है ओवा। फीमेल ओवा होता है जिसको अंडाणु कहा जाता है। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी गैमेट सेल, देखो अगर अकेला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो हमारा आंसर रहेगा WBC। लेकिन यहाँ पर शब्द जोड़ दिया मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी गैमेट सेल, तो सबसे बड़ी गैमेट सेल कौन सी होगी? ओवा होगा। वहीं पर अगली हम बात करते हैं तो मानव शरीर में सबसे छोटी गैमेट सेल, तो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी जो गैमेट सेल होती है वो होती है स्पर्म, जिसको शुक्राणु कहा जाता है। शुक्राणु। तो यहां पर 4 क्वेश्चन है। मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो RBC, सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो WBC, और मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी गैमेट सेल अगर पूछा जाए तो ओवा, और मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी गैमेट सेल पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या रहेगा? स्पर्म रहेगा, शुक्राणु रहेगा। उसके बाद में सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो न्यूरॉन होता है। यहां पर लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सी होती है? रेमी। ठीक है, इसको कहा जाता है रेमी का तंतु, फाइबर ऑफ रेमी का तंतु। ठीक है, क्या होता है? रेमी का
तंतु होता है। अगर प्लांट सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी प्लांट सेल कौन सी होती है, तो फाइबर ऑफ ए रैमी होता है। ठीक है, तो हिंदी में लिख सकते हैं हमें, सबसे लंबी पादप कोशिका, पादप कोशिका, वो कौन सा होता है, रैमी का तंतु, फाइबर ऑफ रैमी। पादप के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, रैमी का तंतु होता है। उसके बाद में तो यहां पर जितने भी लॉन्गेस्ट सेल से या फिर जितनी भी जो बातें थी वो हमने यहां पर जो है क्लियर कर ली हैं। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। अगली हेडिंग डालना है टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। सबसे पहली जो होती है उसको कहा जाता है कैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और जो दूसरे प्रकार की होती है उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल। हिंदी के अंदर भी नाम यही रहेंगे। प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक ही कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक को यूकैरियोटिक ही कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से। एक प्रो है और दूसरा क्या है, कैरियोटिक है। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब होता है कोई चीज पुरानी है या प्राचीन है या फिर उसको कहते हैं जो आद्य है। ठीक है, जो प्राचीन है वो होता है प्रीमिटिव होता है, या फिर प्रो है। प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, जिसका मतलब है पुरानी, प्राचीन या फिर आद्य है। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है जिसको हिंदी के अंदर केंद्रक कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का अध्ययन, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है। जिस प्रकार से कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, इसी प्रकार से जो केंद्रक का जो अध्ययन होता है वो कैरियोलॉजी कहलाता है। तो प्रो का मतलब प्रीमिटिव होता है, पुरानी, प्राचीन या आद्य है। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, केंद्रक होता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है। इधर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर है यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है कोई भी वस्तु जो नई है, नवीन है, न्यू है, उसको जो है यू कहा जाता है। यू का मतलब होता है कोई वस्तु नई है। और वही बात है कैरियोटिक का वही मतलब होगा, इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं, केंद्रक होता है। तो ये बात होती है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। अंतर की अगर हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर अंतर क्या क्या होते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अंतर क्या होता है, सबसे पहला अंतर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर मैंने बताया प्रो का मतलब होता है आद्य या फिर प्राचीन, प्राचीन या फिर पुरानी, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है प्रो कैरियोटिक कोशिका में
केंद्रक अल्प विकसित या अविकसित होता है। अविकसित होता, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं उसके अंदर जो केंद्रक होता है वो या तो होता ही नहीं, दो कंडीशन होती है, या तो केंद्रक होता ही नहीं, अगर होगा तो वो अविकसित होगा। तो यहां पर मैंने दो बात लिखी हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित या फिर क्या होता है, अविकसित होता है, या क्या होता है, अविकसित होता है। अल्प विकसित को क्या कह सकते हैं, अविकसित है। दूसरी बात है, इधर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है, विकसित होता है, ठीक है। पहला अंतर क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो अविकसित होगा, यूकैरियोटिक के अंदर जो केंद्रक होता है वो विकसित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपने देखा होगा इस प्रकार से कोई सेल है, उस सेल के अंदर एक केंद्रक होता है और उस केंद्रक के बाहर से इस प्रकार से क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। देखो ये अंदर वाला तो क्या है, ये तो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं केंद्रक। उसके बाद में जो केंद्रक के बाहर से होती है, जो इस प्रकार से ये डॉटेड जो लाइन होती है येलो कलर से है, इसके बाहर से जो डॉटेड लाइन होती है वो होती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। केंद्रक झिल्ली उसको क्या कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। अब बात यह है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक ही अविकसित है तो उसके अंदर केंद्रक झिल्ली क्या होगी, अनुपस्थित होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर है, दूसरा पॉइंट है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है इसके अंदर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। यहां पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया, जीवाणु आता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गा, अच्छा है। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट करके आपको लिखना है ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसको हम कहते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ये शैवाल नाम देख करके यहां पर ये मत कर देना कि ये एल्गा, ये एल्गा नहीं है, ये क्या चीज है, ये एक बैक्टीरिया है। जो ब्लू ग्रीन एल्गा है ये क्या चीज है कि इसका सेकंड नाम है, जो दूसरा नाम है इसका उसको सियानो बैक्टीरिया कहा जाता है, सियानो बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण जो नील हरित शैवाल है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गा है
ये धरती पर या पृथ्वी पर है सबसे पहले आया था, सबसे पहले आया। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जीव कौन सा आया, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो ब्लू ग्रीन एल्गा है। ब्लू ग्रीन एल्गा एक एल्गा नहीं है, शैवाल नहीं है, वो एक बैक्टीरिया है। उसको जो है सियानोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं बैक्टीरिया की इमेज के बारे में। तो एक यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कौन सा है, ये कोलाई बैक्टीरिया है। इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है जो मनुष्य की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया कहां पर पाया जाता है, मनुष्य की बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है। यहां पर इस बैक्टीरिया की आप अगर शेप देखोगे तो इसके अंदर इस बैक्टीरिया के अंदर न तो न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां पर न ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहां पर न तो न्यूक्लियस है, न ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न तो न्यूक्लियस पाया जाता है और न ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद में इसके अंदर जो ये है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसके अंदर डीएनए बिखरा हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए बिखरा हुआ होता है। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। उसका एग्जाम्पल कौन सा है, बैक्टीरिया है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं इसका एग्जाम्पल कौन से हैं। तो यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो उसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, यहां पर लिख रहा हूं यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं प्लांट है, एल्गी है, फंजाई है, और कौन से होते हैं, एनिमल होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जाम्पल कौन सा है, बैक्टीरिया आता है। उसके बाद में तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो तीसरा पॉइंट है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इमैच्योर सेल होती है। इसके अंदर एक अविकसित सेल होती है और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो कैसी सेल होती है, वो एक मैच्योर सेल होती है। तीसरा पॉइंट हो गया। 4 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 4 नंबर पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड, जिसको हमें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। मैंने आपको दिखाया था अभी इसके अंदर क्या है, डीएनए होता है। जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है इसके अंदर क्या है, डीएनए है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके अंदर डीएनए क्या होता है, यहां पर आपने देखा होगा इसके अंदर जो डीएनए है, ये देखो इमेज एक बार, इसके अंदर यहां पर जो ये डीएनए जो है, यहां पर ये डीएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंड है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से सिंगल स्ट्रैंड होता है। कैसा स्ट्रैंड होता है इसका, सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो ये डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। आपने देखा होगा इसके अंदर डीएनए के अंदर या हमारे के अंदर इस प्रकार से शेप होती है, इस प्रकार से एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है, तो इसको हम डबल हेलिक्स कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड या इसको हम कह सकते हैं सिंगल
हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। और इसके अंदर जो डीएनए होता है वो इस प्रकार से बिखरा हुआ पाया जाता है, इस प्रकार से सर्कुलर जो है क्या होता है, बिखरा हुआ पाया जाता है। किसके अंदर होता है, तो बैक्टीरिया के अंदर होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो वो डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। वो कैसा होगा, तो वो डबल हेलिक्स होता है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। आगे हम किसके बारे में बात करते हैं, सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करें, 5 नंबर यहां पर पॉइंट है जिसका नाम है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। 5 नंबर पॉइंट, जो सेल वॉल होती है जो बैक्टीरिया के अंदर है, क्योंकि इसका एग्जांपल बैक्टीरिया है, या प्रोकैरियोटिक जो सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकोन की, पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल होती हैं, इसके एग्जाम्पल कौन से दें, जैसे प्लांट था, प्लांट, जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एल्गी के अंदर, तो एल्गी के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। वहीं पर अगर बात करते हैं फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है, ये इंपॉर्टेंट है। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। यहां पर सी जो होता है वो साइलेंट होता है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांट के अंदर और एल्गी के अंदर क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फंजाई के अंदर वो काइटिन की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल होता है एनिमल। क्या है, एनिमल होता है, जंतु होते हैं। जितने भी जो एनिमल होते हैं इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल प्लांट है जिसके अंदर सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगला एग्जांपल एल्गी होता है जिसके अंदर सेल वॉल सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अगला एग्जांपल फंजाई आता है जो काइटिन की बनी होती है। और अगला एग्जांपल एनिमल होता है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। उसके बाद में जो सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल का जो काम होता है, सेल वॉल का जो कार्य है वो क्या होता है, इसका कार्य होता है उसको शेप देना, आकार देना, उसका साइज निर्धारित करना, कितना आकार है, कितना उसका साइज है, और उसको जो है ना शेप देना, उसको साइज देना, और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का कार्य किसका होता है, सेल वॉल का होता है। और सेल वॉल के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, कि जो सेल वॉल है वो किस किस के अंदर नहीं पाई जाती। मैं दोबारा से बता रहा हूं, एक तो जो एनिमल जो सेल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मैंने आपको एक बैक्टीरिया बताया था, शुरुआत के अंदर एक जीवाणु बताया था जिसका नाम था माइकोप्लाज्मा। क्या नाम था, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। तो एक अपवाद है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाई जाती है लेकिन माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो आपको 2 बात ध्यान में रखनी है, एक तो जितनी भी एनिमल सेल होती हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और दूसरा एक अपवाद है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। उसके बाद में हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है। हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें जिसको हम श्वसन कहते हैं,
श्वसन की अगर मैं बात करता हूं तो जो रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज को तोड़ते हैं हम, किसको तोड़ते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को, प्लस किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से टूटता है 6CO2 प्लस 6O2 प्लस में 38 मॉलिक्यूल किसके निकलते हैं, एटीपी के। ये श्वसन की क्या होती है, रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है। ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ऊर्जा हमें देने का कार्य करता है, जिससे हम काम कर पाते हैं। तो जो रेस्पिरेशन होता है उसको कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन की अभिक्रिया कोशिका के अंदर होती है उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पर होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पर होता है। अगली बात है, अगली बात है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, ये जो कोशिका इस प्रकार से होती है उसके अंदर कुछ इस प्रकार से शेप पाई जाती है, इसको मीसोजोम कहा जाता है, मीसोजोम कहा जाता है, मीसोजोम कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन की जो अभिक्रिया होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन मीसोजोम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, मीसोजोम के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट बात है यहां से। वहीं पर मैं बात करता हूं दूसरी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पर होता है, तो वो हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो हम आमतौर पर सीधी सी बात ये पढ़ते हैं कि जो श्वसन की जो अभिक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो वो मीसोजोम के अंदर होती है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। क्योंकि प्लांट के अंदर, एल्गी के अंदर, फंजाई के अंदर और एनिमल के अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि जो श्वसन की अभिक्रिया है वो कहां पर संपन्न होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। वहीं पर अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन मीसोजोम के अंदर होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है कि अगर रेस्पिरेशन की जो अभिक्रिया है वो सेल के अंदर संपन्न होती है तो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। बात इतनी क्लियर है। उसके बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ ए सेल। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा पॉइंट होगा दोनों के अंदर क्या क्या अंतर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑर्गनले का, जिसको हम कहते हैं कोशिकांग। क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग कोशिका के अंग, कोशिका के अंग। अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल की, अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं पाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल की, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पाया जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियस की, तो यहां पर नहीं पाया जाता है, यहां पर न्यूक्लियस पाया जाता है। वहीं पर मैं बात करता हूं लाइसोसोम की, लाइसोसोम की, यहां पर नहीं पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है।
वहीं पर मैं बात करता हूं गोल्जी बॉडी की, इसकी गोल्जी बॉडी की, तो यहां पर नहीं पाया जाता, इस कोशिका के अंदर पाया जाता है। वहीं पर आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम बात करें वैक्यूल्स की, जो रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल्स यहां पर नहीं पाए जाते हैं, यहां पर पाए जाते हैं। तो जो सेल के जो अंग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। अगला डिफरेंस ये होता है। लेकिन वही बात है, एक यहां पर भी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है वो नोट करके आपको लिखनी है, नोट डाल करके लिखना है। एक ऐसा कोशिका का अंग है जो दोनों के अंदर पाया जाता है, केवल एक कोशिका का अंग ऐसा है जो दोनों के अंदर पाया जाता है, और उस कोशिका के अंग का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम होता है। राइबोसोम यहां पर भी पाया जाता है और राइबोसोम यहां पर भी पाया जाता है, लेकिन अंतर होता है। अंतर यह होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर पाया जाता है 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है 80S राइबोसोम। ठीक है, बाकी जो और सेल ऑर्गेनले मैंने आपको बताए हैं, कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे न्यूक्लियस है, जैसे गोल्जी बॉडी है, जैसे लाइसोसोम है, वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। एक ऐसा कोशिका का अंग है राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन अंतर यह होता है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो 80S राइबोसोम में पाया जाता है। ये बात हम पढ़ेंगे 70S क्या होता है, 80S क्या होता है, जब आगे हम जो ना राइबोसोम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर ये पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर ये दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक साइड में यूकैरियोटिक सेल होती है, एक साइड में प्रोकैरियोटिक सेल है। यहां पर ये कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ये सेल कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और यहां पर यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। अब देखो इसके अंदर ये पाया जाता है राइबोसोम। ये क्या है, यहां पर है राइबोसोम है। ये जो राइबोसोम है वो कैसा राइबोसोम है, ये है 70S राइबोसोम। कैसा राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है। यहां पर भी राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम होता है 80S राइबोसोम। कैसा होता है, 80S राइबोसोम होता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। लेकिन वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। अगर इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने आपको बताया कि जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लांट के अंदर पाई जाती है तो वो सेलुलोज की बनी होती है। अलगा के अंदर पाई जाती है तो वो सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और अगर वो फंजाई के अंदर पाई जाती है तो वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। उसके बाद में अगली बात एक और थी, डीएनए के अंदर एक बात नोट करके लिख लेना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो बिखरा हुआ जो डीएनए पाया जाता है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोइड किसको कहा जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो बिखरा हुआ सिंगल हेलिक्स जो डीएनए पाया जाता है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसके अंदर गोल्जी बॉडी है, इसके अंदर लाइसोसोम है, उसके अंदर ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं। केवल एक चीज दोनों के अंदर सेम होती है, वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है, इसके अंदर 70S होता है, इसके अंदर 80S राइबोसोम में पाया जाता है। तो मेन जो है ना ये अंतर होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, मुख्य रूप से ये अंतर होता है।
इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाता है, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं पाया जाता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।